जय श्री कृष्ण साथियों, आपका सन क्लासेस दीपलाना में हार्दिक स्वागत है। अपने एग्रीकल्चर का टॉपिक कल किया था फसल चक्र। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क खेती, ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई एग्रीकल्चर, ठीक है। किसे बोलते हैं? जहां पर वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की दर अधिक हो, जहां पर वर्षा कम होती है और वाष्प है वो ज्यादा होती है, वहां पर और वहां पर क्या की जाती है? शुष्क खेती की जाती है, यानी बिना सिंचाई के खेती करना, और जहां पर वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की दरें अधिक हो। बिना बिना सिंचाई की खेती करना, और जहां पर वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की दर अधिक हो। बिना सिंचाई की खेती करना और जहां पर वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की दर अधिक हो, उसे क्या बोला जाता है? ड्राई एग्रीकल्चर या शुष्क खेती कहा जाता है भी। और वर्षा की मात्रा के आधार पर शुष्क खेती को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में, वर्षा की मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया। किसे? शुष्क खेती को, ड्राई एग्रीकल्चर को। फर्स्ट आता है ड्राई फार्मिंग, सेकंड ड्राई लैंड फार्मिंग, और थर्ड है रेन फेड फार्मिंग। ठीक है। ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेन फेड फार्मिंग यानी वर्षा प्रधान खेती। ड्राई फार्मिंग में वह क्षेत्र जहां पर वर्षा है वो 700 यानी 750 से कम होती है, उसे क्या बोला जाता है? ड्राई फार्मिंग किया जाता है। और इनमें फसल उत्पादन की अवधि कितने दिन की होती है? 70 से 90 दिन के बीच की रखते हैं। ऐसी फसल की बुआई करते हैं जो 70 से 90 दिनों के बीच में पक जाती है, वो ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत आती है। ड्राई लैंड फार्मिंग में, ड्राई लैंड फार्मिंग में वह वह क्षेत्र जहां वहां पर अपनाते हैं जहां पर वर्षा है वो 700 से 1100 तक है, यानी 700 से 1100 के बीच तक होती है, वहां पर ड्राई लैंड फार्मिंग अपनाते हैं। और इनमें जो फसलों की अवधि है, कितनी अवधि की फसल बुआई करते हैं? 90 से 120 दिन की अवधि वाली फसलों की बुआई करते हैं। रेन फेड फार्मिंग यानी वर्षा प्रधान खेती, जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है यानी 1100 से अधिक वर्षा होती है, वहां पर कौन उन क्षेत्रों में ये रेन फेड फार्मिंग अपनाते हैं। और ये आर्द्र क्षेत्रों में उपयोगी है भी, आर्द्र क्षेत्रों में उपयोगी है। इनमें फसलों की अवधि है वो 120 दिन से अधिक होती है, यानी 120 दिन से अधिक दिन समय में पकने वाली फसलों की बुआई करते हैं रेन फेड फार्मिंग में। ड्राई फार्मिंग, फर्स्ट कौन सा अपना? ड्राई फार्मिंग। वर्षा 700 से कम,
फसल की अवधि कितने फसल की अवधि 70 से 90 दिन। 90 दिनों में जो पक्कर फसल वो तैयार होने वाली है, उन फसलों की हमें बुआई करते हैं अभी। ठीक है, शुष्क काल अधिक। अगला, फसल नष्ट होने की संभावना। फसल नष्ट होने की संभावना ये है। बीच में वर्षा 700 mm से कम होती है, इसमें कम वाले जो क्षेत्र है वहां पे ये ड्राई फार्मिंग अपने अपनाते हैं। और फसल की अवधि है वो कितने दिन की फसल की जो अवधि होती है, कितने रखते हैं हमने, 70 से 90 दिन में जो पककर तैयार होती है उन फसलों की हमें बुआई करते हैं। शुष्क क्षेत्रों में अपनाई जाती है। और अगर लंबे समय तक इसमें वो है सूखा काल पड़ जाता है तो फसल नष्ट होने की संभावना रहती है। ठीक है, ये तो गया ड्राई फार्मिंग। अगला है ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग, इसमें वर्षा कितनी होती है, 700 से 750 से 1100 mm तक। वर्षा कितनी होती है अभी, 750 से 1100 mm तक। फसल की अवधि इसमें कितनी रखते हैं, फसल की अवधि कितनी, 90 डे, 190 से 120 डेज। जो पक्कर फसल तैयार होती है उन्हीं फसलों की हमें बुआई करते हैं। ठीक है, 90 से 120 दिन में जो फसल पककर तैयार होती है उनकी हमें बुआई करते हैं। कहाँ पे अपनाई जाती है खेती, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अपनाते हैं। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अपनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ड्राई लैंड फार्मिंग। और ये ड्राई फार्मिंग। अगले वाला है अपना रेन फेड फार्मिंग। कौन सा है, रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग 3 नंबर। रेन फेड फार्मिंग, इसमें वर्षा कितनी, कौन सा क्षेत्र जहां पर वर्षा इतनी अधिक होती है, 1100 mm से अधिक वाले स्थानों पर रेन फेड फार्मिंग अपनाते हैं। और फसल की अवधि ऐसी फसलों की बुआई करते हैं जो 120 दिन से अधिक में पककर तैयार होती है। क्षेत्र कौन सा चुनते हैं अभी, आर्द्र क्षेत्रों में अपनाते हैं। आर्द्र क्षेत्रों में अपनाते हैं। आर्द्र क्षेत्रों में अपनाई जाती है। ठीक है, ये हो गया अपना रेन फेड फार्मिंग। ठीक है, आगे वाला है अपना टॉपिक है शुष्क मतलब खेती से संबंधित जो विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं इसकी। एक तो अनियमित वर्षा का होना। ठीक है, अनियमित व अनिश्चित वर्षा, सूखा काल अधिक, उत्पादन कम, ये इनकी विशेषताएं है अभी शुष्क खेती की विशेषताएं। ठीक है, एशिया के संयुक्त राष्ट्र तथा सामाजिक आयोग द्वारा शुष्क खेती को भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में। एशिया के संयुक्त राष्ट्र तथा सामाजिक आयोग द्वारा, संयुक्त राष्ट्र तथा
सामाजिक आयोग द्वारा शुष्क खेती को या भूमि को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में विभाजित किया। पहला शुष्क खेती, शुष्क खेती, इसमें क्या क्या आता है? वर्षा 800 mm से कम, वर्षा 800 mm से कम, और फसल की अवधि 200 दिन से कम भी। ठीक है, वर्षा 800 mm से कम और फसल की अवधि है वो 200 दिन से भी कम होती है। और कहां पे अपनाई जाती है? शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अपनाई जाती है। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में अपनाई जाती है भी। ठीक है, एकल फसल पद्धति व अंतरशस्य खेती करते हैं। यहां पर कौन सी? यहां पर इन क्षेत्रों में एकल फसल पद्धति व अंतरशस्य खेती करते हैं। अंतरशस्य खेती करते हैं। ठीक है, वर्षा शुष्क खेती में 800 mm से कम, फसल की अवधि 200 दिन से कम, शुष्क वर्षा क्षेत्रों में अपनाई जाती है। और इन क्षेत्रों में एकल फसल पद्धति व अंतरशस्य खेती करते हुए शुष्क क्षेत्र में। अब आती है वर्षा प्रधान खेती। अगला कौन सा अपना? वर्षा प्रधान शुष्क खेती आ गया। अब वर्षा प्रधान खेती 2 नंबर, वर्षा प्रधान खेती। 800 वर्षा कितनी होती है? 800 mm से अधिक। वर्षा कितनी होती है? 800 mm से अधिक। फसल की अवधि 200 दिन से अधिक। फसल की अवधि 200 दिन से अधिक। वर्षा प्रधान खेती में वर्षा 800 mm से अधिक, फसल की अवधि 200 दिन से अधिक। कहां पे अपनाए जाते हैं अभी? कौन से क्षेत्रों में? आर्द्र क्षेत्रों में अपनाई जाती है। आर्द्र क्षेत्रों में अपनाई जाती है। शुष्क खेती, ड्राई एग्रीकल्चर अपना टॉपिक चल रहा है। इसमें एशिया के संयुक्त राष्ट्र तथा सामाजिक आयोग के द्वारा शुष्क भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला आपने पढ़ा था शुष्क खेती, दूसरा वर्षा प्रधान खेती। शुष्क खेती में वर्षा है वो 800 mm से कम होती है और फसल की अवधि है वो दिनों में 200 दिन से कम रखते हैं भी। और शुष्क क्षेत्रों, अर्धशुष्क क्षेत्रों में अपनाते हैं। वर्षा प्रधान खेती में वर्षा 800 mm से अधिक, फसल की अवधि 200 दिन से अधिक और आर्द्र क्षेत्रों में अपनाई जाती है भी। ठीक है, आर्द्र क्षेत्रों में अपनाई जाती है। अब आता है अपना शुष्क खेती के सिद्धांत। शुष्क ड्राई एग्रीकल्चर के सिद्धांत कौन कौन से हैं देखते हैं। शुष्क
खेती के सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें देखो अपने कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, देखते हैं अभी। पहला, मृदा नमी संरक्षण का और मृदा एवं फसल प्रबंधन का। पहला है मृदा नमी संरक्षण का सिद्धांत, मृदा नमी संरक्षण का सिद्धांत। सेकंड है मृदा एवं फसल प्रबंधन का सिद्धांत, मृदा एवं फसल प्रबंधन का सिद्धांत। मृदा नमी संरक्षण का सिद्धांत, मृदा एवं फसल प्रबंधन का सिद्धांत। ठीक है, एक नंबर पढ़ते हैं अपने मृदा नमी संरक्षण का सिद्धांत, मृदा नमी संरक्षण का सिद्धांत। इसमें फर्स्ट बिंदु है शून्य भूपृष्ठकरण, शून्य भूपृष्ठकरण, जीरो टिलेज, शून्य भूपृष्ठकरण। शून्य भूपृष्ठकरण यानी जीरो टिलेज की क्रिया अपनाने पर मृदा में नमी है वो सुरक्षित रख सकते हैं, अपने मृदा की उर्वरा शक्ति भी जिससे बनी रहती है। अगला है मल्च का प्रयोग करना, 2 नंबर कौन सा है, मल्च, मल्च का प्रयोग। कैसे, खाली पड़ी भूमि के ऊपर अपने प्लास्टिक की चादर को बिछा देते हैं जिससे मृदा में नमी को इकट्ठा या सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, मल्च का उपयोग करके। जीवाश्म खादों का उपयोग करके, जीवाश्म खादों का प्रयोग करके, जीवाश्म खादों का प्रयोग करके हम नमी संरक्षण रख सकते हैं भी। खेतों में छोटी छोटी मेड़बंदी करके, खेतों में छोटी छोटी मेड़बंदी या खाइयां बनाकर, बंदी करके या खाइयां बनाकर। और अगला है खरपतवार नियंत्रण, खरपतवारों का समय पर नियंत्रण। खरपतवारों को अगर हम समय पर नियंत्रण करते हैं ना तो उनमें नमी की, भूमि में वो नमी है वो सुरक्षित रहती है। अगर खरपतवार भूमि में ज्यादा है तो नमी को वो सोख लेते हैं, नमी सुरक्षित नहीं रह पाती है। तो मृदा नमी संरक्षण का सिद्धांत में शून्य भूपृष्ठकरण यानी जीरो टिलेज किसे बोलते हैं, यानी सीधी बुआई करना, सीधी बुआई करना। शून्य भूपृष्ठकरण में आता है नमी की संरक्षण है वो यानी बनी रहती है मल्च का प्रयोग करके, भूमि को चादर से ढक करके उसके ऊपर मल्च का नमी को इकट्ठा किया जा सकता है। फिर जीवाश्म खादों का प्रयोग करके, छोटी छोटी मेड़बंदी करके और खरपतवारों का समय पर नियंत्रण करके हमें मृदा में नमी संरक्षण है वो सुरक्षित है वो कर सकते हैं। यह है मृदा नमी संरक्षण का सिद्धांत। आगे वाला आता है अपना मृदा एवं फसल प्रबंधन का सिद्धांत। आगे वाला कौन सा है, मृदा एवं फसल प्रबंधन का सिद्धांत, 2 नंबर, मृदा एवं फसल प्रबंधन का सिद्धांत। इसमें आता है पहला फसल का चुनाव, फसल का चुनाव, फसल का चुनाव। किस प्रकार की फसल का चुनाव करते हैं? अभी शुष्क खेती के लिए सामान्यतः कम अवधि वाली सूखा सहनशील वाली फसलों का चुनाव करते हैं। ठीक है, शुष्क खेती के लिए फसल का चुनाव किस प्रकार से करते हैं? कम अवधि की होनी चाहिए और सूखा सहनशील होनी चाहिए भी। तो फसल का चुनाव कौन सी फसल करते हैं? कम अवधि, सूखा सहनशील, कम अवधि वाली और सूखा सहनशील फसलों का प्रयोग करते हैं भी। जैसे ज्वार, एग्जाम्पल ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ और तिल और तारा मीरा, तारा मीरा भी। ठीक है,
इन फसलों का हमें चुनाव करते हैं। अभी कम अवधि वाली सूखा सहनशील ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, तिल और तारमिरा, जो सूखा सहनशील फसल है ये सारी की सारी कम अवधि में पकने वाली फसल है। 60 से 90 दिन के बीच में ये तैयार हो जाती है। ठीक है, फिर आगे वाला आता है अपना खेत की जुताई। 2 नंबर कौन सा है? खेत की जुताई। खेत की जुताई समय पर करने पर हम नमी संरक्षण को कायम रख सकते हैं। भी उद्देश्य है कौन सी है? शुष्क भूमि में खेत की जुताई का मुख्य उद्देश्य है मृदा नमी संरक्षण को करना, यानी खरपतवार नियंत्रण करना। ठीक है, खेत की जुताई किस लिए करते हैं? एक तो मृदा नमी संरक्षण के लिए करते हैं और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। फसल की बुआई का समय 3 नंबर आता है अपना फसल की बुआई का समय। फसल की बुआई का समय 3 नंबर फसल की बुआई का समय। कब करते हैं फसल की बुआई? मानसून की प्रथम वर्षा के साथ। मानसून की प्रथम वर्षा के साथ शुष्क खेती में फसल की बुआई मानसून की प्रथम वर्षा के साथ करते हैं। फिर आती है बीज दर। अगला सिद्धांत कौन सा है अपना? बीज दर। बीज दर कितनी रखते हैं? भी 15% अधिक रखी जाती है भी सामान्य की अपेक्षा। शुष्क खेती में सामान्य की अपेक्षा 15% अधिक रखते हैं। 15% अधिक बीज दर रखते हैं। ठीक है, सामान्य की अपेक्षा 15% अधिक रखते हैं। भी पौधों की संख्या, आगे वाला सिद्धांत है अपना पौधों की संख्या। पौधों की संख्या सामान्य की अपेक्षा 15% कम, सामान्य की अपेक्षा 15% कम रखते हैं। फसल की बुआई का समय मानसून की प्रथम वर्षा के साथ हम शुष्क खेती में फसल की बुआई करते हैं और बीज दर वो 15% सामान्य की अपेक्षा हमें अधिक रखते हैं और पौधों की संख्या है वो सामान्य की अपेक्षा 15% कम रखते हैं। बीज उगने के बाद उसमें से 15% हमें कम कर देते हैं पौधों की संख्या को। ठीक है, फिर आता है उर्वरक प्रबंधन। उर्वरक प्रबंधन सामान्य की अपेक्षा उर्वरक प्रबंधन में क्या करते हैं? भी अपने सामान्य की अपेक्षा अधिक रखते हैं। बारानी क्षेत्रों में सामान्य की अपेक्षा उर्वरक की मात्रा अधिक रखते हैं। क्या करते हैं? अधिक रखते हैं। उर्वरक प्रबंधन में बारानी क्षेत्रों में सामान्य की अपेक्षा उर्वरक की मात्रा है वो अपने क्या रखते हैं? अधिक रखते हैं। वाष्पोत्सर्जन प्रतिरोधी पदार्थों का प्रयोग। आगे वाला 6 नंबर वाष्पोत्सर्जन प्रतिरोधी पदार्थों का प्रयोग। वाष्पोत्सर्जन प्रतिरोधी पदार्थों का प्रयोग। ऐसे रसायन या ऐसे पदार्थ जो ट्रांसफायरेशन की क्रिया को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ऐसे पदार्थ या रसायन जो ट्रांसफायरेशन की क्रिया को कम कर देते हैं।
ट्रांसपायरेशन की क्रिया को कम कर देते हैं। वाष्प प्रतिरोधी पदार्थ का प्रयोग ऐसे पदार्थ जो रसायन पदार्थ या रसायन जो ट्रांसपायरेशन की क्रिया को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, प्रतिरोधी पदार्थ या रसायन कहलाते हैं। प्रतिरोधी पदार्थ या रसायन कहलाते हैं। ट्रांसपायरेशन की क्रिया को कम करने से वाष्प उत्सर्जन प्रतिरोधी पदार्थों को वाष्प उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। अब आगे वाला आता है अपना 7 या 8 नंबर जो भी है। रंध्रों को बंद करने वाले रसायन। रंध्रों को बंद करने वाले रसायन। रंध्रों को क्या भी बंद करने वाले रसायन कौन कौन से होते हैं जो रंध्रों को पौधों के रंध्रों को बंद कर देते हैं। पौधों के रंध्रों को बंद कर देते हैं। एक तो फिनाइल म्यूरिक एसीटेट, फिनाइल म्यूरिक एसीटेट यानी PMA, फिनाइल म्यूरिक एसीटेट। एक आता है ABA, एक कौन सा भी AB। ठीक है, रंध्रों को बंद करने वाले ये दो रसायन है PMA ABA, फिनाइल म्यूरिक एसीटेट। ठीक है, और अब परत बनाने वाले रसायन कौन कौन से भी। परत बनाने वाले रसायन, परत बनाने वाले रसायन कौन कौन से भी। एक तो ऑयल, एक है मोम, और आगे वाला कौन सा है सिलिकॉन। ये 3 रसायन है जो पौधों को ऊपर परत बनाते हैं। ऑयल, मोम और सिलिकॉन जो क्या कर देते हैं अभी मृदा फसल प्रबंधन में ये सहायक होते हैं। तीनों की तीनों यानी वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को कम कर देते हैं। ठीक है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। एक होता है परावर्तन करने वाले रसायन। कौन कौन से परावर्तन करने वाले रसायन, परावर्तन करने वाले रसायन, परावर्तन करने वाले परावर्तन करने वाला रसायन एक ही है। कौन सा है वो, केवोलिन। केवोलिन परावर्तन करने वाले रसायन में कौन सा आता है, केवोलिन आता है। एक है वर्दी को कम करने वाले रसायन, वर्दी को कम करने वाले रसायन। वर्दी को कम करने वाला रसायन कौन सा है भी, एक है वर्दी को कम करने वाला रसायन साइकोसेल। साइकोसेल क्या बोलते हैं इसे, CCC, साइकोसेल। परावर्तन करने वाला रसायन कौन सा है, केवोलिन। वर्दी को कम करने वाला रसायन कौन सा है, साइकोसेल है। ठीक है, अब एक आता है अपना यानी शुष्क खेती के लिए किस्मों का चुनाव, महत्वपूर्ण किस्मों का चुनाव। देखो शुष्क खेती के लिए महत्वपूर्ण किस्मों का चुनाव। शुष्क खेती के लिए महत्वपूर्ण किस्मों का चुनाव। ठीक है, शुष्क खेती के लिए महत्वपूर्ण किस्मों का चुनाव। फसल, किस्म और अवधि। ठीक है,
फसल किस्म और अवधि। देखिए पहली अपनी है बाजरा। कौन सी है? बाजरा। बाजरा की कौन कौन सी लेते हैं अपने किसमें? एक तो WCC 75, WCC 75 शुष्क खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भी। एक है MH 189, MH 189, ठीक है। फिर है RCB 2RHV 90, RCB 2RHV 90, RCB 2 और RHV 90। अगली है HHB 68, HHB 68। ये है भी बाजरा की शुष्क खेती के लिए किसमें? WCC 75, MH 189, RCB 2, RHB 90 और HHB 68। इनकी अवधि 85 से 90 डेज, 85 से 90 दिन, 85 से 90 दिन की अवधि होती है इनकी, 85 से 90 दिन की। अगली आती है ज्वार। अगली फसल कौन सी है अपनी? ज्वार। ज्वार की कौन कौन सी किस्में लेते हैं हमने शुष्क खेती के लिए? एक तो आती है CSH9, CSH। लगभग ज्वार की किस्म है वो CSH, ठीक है। कौन कौन सी आती है इनमें? एक तो आती है 6, 9 और 14 और 17, 14 और 17। CSH6, CSH9, 9, CSH14 और CSH17, ठीक है। एक है RC1 और RC2। ये है ज्वार की शुष्क खेती के लिए किसमें भी 80 से 90 दिन में पकती है, 80 से 90 दिन में पकती है भी, ठीक है। अगली आती है अपनी मक्का। मक्का कौन सी आती है? मक्का की कौन कौन सी किस्म लेते हैं? तो भाई कंचन, नवजोत और सूर्या। भाई कंचन, नवजोत और सूर्या। महाईकंचन, नवजोत और सूर्य है वो मक्का की शुष्क खेती के लिए उपयोग किसमें? 85 से 90 दिन में पकती है भी, 85 से 90 दिन में पकती है। आगे वाली फसल अपनी तिल। आगे वाली फसल कौन सी है? तिल, RT46। शुष्क खेती के लिए उपयोग किस्म कौन सी है? RT46, 75 से 80 दिनों में, 75 से 80 दिनों में पकती हुई RT46 तिल की किस्म है ये, RT46, जो 75 से 80 दिनों में पकती है भी, RT46। अगली आती है अपनी सरसों। महत्वपूर्ण किस्म है बायो 902, बायो 902 सरसों की महत्वपूर्ण किस्म है बायो 902, जिसे क्या बोलते हैं? पूसा जय किसान, पूसा जय किसान। बायो 902 को क्या बोलते हैं? पूसा जय किसान बोलते हैं भी। और पूसा गोल्ड, अरावली, दुर्गामणि, पूसा गोल्ड, अरावली और दुर्गामणि, और दुर्गामणि। बायो 902 पूसा जय किसान बोलते हैं। एक पूसा गोल्ड है, एक अरावली, एक दुर्गामणि है, जो शुष्क खेती के लिए उपयोगी है। 130 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है, 130 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये आ गई सरसों तक अपनी, ठीक है ना। बाजरा की WCC 75, MH 189, RCB 2, RHB 90 और HHB 68, जो 85 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। ज्वार की CSH6, CSH9, CSH14 और CSH17, एक RC1 और RC2। ये सुसा ज्वार की किस्म है जो 80 से 90 दिन में पककर
तैयार हो जाती है। मक्का में महाई, कंचन, नवजोत और सूर्या तीनों की समय मक्का की जो 85 से 90 दिनों में का समय लेती है। तिल है वो आरटी 46 एक ही की समय जो 75 से 80 दिनों का समय लेती है पकने में। सरसों की 52 902 महत्वपूर्ण किस्म है भी ये परीक्षा की दृष्टि से